हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के सामने उपस्थित हूं एक और शानदार सेशन लेकर। और आज के सेशन में हम ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो इस समय एमपीपीएससी प्रीलिम्स में काफी डिमांडेबल है। और वो टॉपिक है हिस्ट्री का, खासकर दक्षिण भारत का इतिहास, यानी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं और इसका डाटा बच्चे चाहते भी हैं कि अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों को मिले। तो साउथ इंडियन जो हिस्ट्री है उसके एमसीक्यूज हम आज कवर करने वाले हैं। और पिछले 2-3 साल से लगातार इस जगह से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम इसको कवर करने वाले हैं। और साथ साथ आपके लिए क्या खास लेकर आया हूं मैं आपको बता देता हूं। तो एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज आप सभी के लिए है कि इस संडे यानी 22 मार्च को होने वाला है हमारा एक महा मैराथन। और ये जो मैराथन है इसमें दो चीजें मैं कवर करने वाला हूं। कोशिश रहेगी कि हम दोनों को कवर कर सकें, एंशिएंट एंड मिडेवल। ठीक है, तो एंशिएंट एंड मिडेवल हिस्ट्री यूनिट 1, और खासकर याद रखिएगा यूनिट 1 में जो नया पार्ट है हमारा संकल्पना एवं विचार, इसको पूरा का पूरा हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ये हमारा महासंग्राम सीरीज है और याद रखिएगा इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 6:30 PM, शाम को 6:30 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ये मैराथन रहेगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रहना है लाइव, और आपको अपना यूनिट 1 का अच्छे से रिवीजन करना है मेरे साथ यानी हरि सिंह राजपूत के साथ। तो याद रखिएगा, ये बात सबको बता दीजिएगा, संडे को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे हमारी मैराथन होने वाली है यूनिट 1 की, एंशिएंट एंड मिडेवल की। दूसरा एक और बात, 24 मार्च को हमारा एक नया बैच आ रहा है, आरंभ 22 बैच। ये एक हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है, प्री से लेके इंटरव्यू तक की इसमें क्लासेस आपको मिलेंगी। गोल्ड प्लान हमारा है 11,999 का, और जबकि प्लेटिनम प्लान है हमारा 18,999 का। आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है हरी लाइफ, और इसके माध्यम से आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर 9289996921 पर कॉल करके जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की सीरीज को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, तो देखिए वो प्रश्न क्या है। आपके सामने क्वेश्चन है शिव गुफा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि उन्होंने पूछा है कि शिव गुफा यानी लॉर्ड शिवा की गुफा, केव कहां पर है, शिव केव कहां स्थित है, शिव गुफा कहां पर स्थित है। अब ये जो शिव गुफा है वो और भी जगह हो सकती है, लेकिन जब भी प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा वो बहुत ही फेमस चीज के बारे में बात करता है, अगर वो कॉमन है तो। अब इसमें से अगर मैं कोई ऑप्शन उठाऊंगा तो जो मुझे लगता है वो कौन सा होना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। चलिए, क्या आंसर होगा इसका। अब देखिए, एक होता है गुफा और एक होता है मंदिर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता रहे कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, पहले मैं आंसर बता देता हूं फिर धीरे धीरे आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए, एलिफेंटा जो है आपने सुना होगा, एलिफेंटा मुंबई के पास है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं मैं आपको। पहला प्रश्न है कि ये मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास है, तो आप मुंबई महाराष्ट्र बोल सकते हैं। दूसरा, इसका जो ओल्ड नेम है यानी प्राचीन नाम है एलिफेंटा का, वो नाम है घारापरी। क्या नाम है, घारापरी केव्स के नाम से इसको जाना जाता है, इसका प्राचीन नाम घारापरी की गुफाएं हैं। ठीक है, घारापरी कहते हैं। तीसरा नाम है कि तीसरा क्वेश्चन है कि इसे एलिफेंटा जो नाम है, एलिफेंटा, एलिफेंटा जो नाम है याद रखिएगा, एलिफेंटा नाम ये दिया था पुर्तगालियों के द्वारा। अब सवाल उठता है कि ये क्या है। ये गुफाएं जो है, इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलिफेंटा और एलोरा दोनों का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, कुल 7 गुफाएं याद रखिएगा। और इन 7 गुफाओं में एक गुफा है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, उस गुफा की मैं चर्चा करने वाला हूं। द राइट आंसर क्या है, एलिफेंटा। और यहाँ पे एक गुफा है, इस गुफा में त्रिमुखी भगवान शिव की मूर्ति है। त्रिमुखी शिव की मूर्ति है जो कि सबसे ज्यादा चर्चित है। त्रिमुखी शिव की मूर्ति होने के कारण उस गुफा को, गुफा के अंदर है इसीलिए इसे शिव गुफा भी कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि शिव गुफा कहां पर है, तो आपका आंसर होगा एलिफेंटा। एलिफेंटा कहां है, मुंबई में। एलिफेंटा की गुफाएं किसने बनवाई, राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। टोटल कितनी गुफाएं हैं, 7। याद रखिएगा इनका प्राचीन नाम घारापरी है। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। एलोरा प्लस एलिफेंटा ये दोनों राजपूत शासकों ने बनवाई थी। एलोरा भी महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास। अजंता महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के पास।
बादामी कर्नाटक में। तो ऐसे करके ये चारों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। संभवतः ऐसा एक प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है। आपको इसका आंसर करना है, तो फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। देखिए, क्योंकि चोलों ने बनवाया है तो ऑब्वियसली चोलों की राजधानी में होगा, और चोलों की जो राजधानी है उसका नाम है तंजावुर, या जिसे आपने अक्सर तंजोर के नाम से सुना होगा। तो तंजोर का प्रसिद्ध है बृहदेश्वर मंदिर। इसका एक नाम और है, इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था एक महानतम चोल राजा जिनका नाम था राजराज राजराज प्रथम ने इस चोल मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम जो है एक महान शिव भक्त थे और इसीलिए उनका एक टाइटल है शिवपाद शेखर, अर्थात वह शासक जिसने शिव के पैरों को अपने शीश पर धारण किया। तो शिवपाद शेखर की उपाधि जो है वो राजराज प्रथम ने ली थी, याद रखेगा। तो तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माता है कौन, राजराज प्रथम। एक और खास बात आपको याद रखनी, जितने भी चोल शासक थे सभी के सभी भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, इसीलिए इन्हें कट्टर शैव भी कहा जाता है। ठीक है। इस मंदिर की एक और खास बात जो मैंने आप लोगों को कल बताई थी कि भारत का सबसे विशाल नंदी बैल की मूर्ति लगी हुई है बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। तो संगम कितने हुए, संगम कहां हुए, तो आंसर है पहला, टोटल याद रखेगा कुल 3 संगम हुए। कितने संगम हुए, टोटल 3 संगम हुए जिसमें संगम साहित्य लिखा गया है। और इन संगम साहित्य के संरक्षक थे सभी तीनों के, वो हैं पांड्य शासक, और पांड्यों की राजधानी थी मदुरा, इसीलिए याद रखेगा पांड्यों की राजधानी क्या थी, मदुरा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर याद रखेगा, टोटल 3 संगम हुए हैं। और याद रखेगा इन संगम साहित्य या संगम के संरक्षक जिन्होंने तीनों संगम करवाए वो कौन थे, मदुरा के पांड्य शासक। मदुरा वाज द कैपिटल ऑफ पांड्या रूलर्स, जो कि तमिलनाडु में शासन करते थे। हर एक संगम में अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई, वो एक सेपरेट क्वेश्चन होगा हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। अगर आपको याद हो तो इस प्रश्न को मैंने कल भी करवाया था और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम। ये एकाश्मीय क्या होता है, एकाश्मीय का मतलब होता है एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए, और एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए उन मंदिरों का नाम है सप्त रथ मंदिर। और इन्हीं एकाश्मीय मंदिरों का एक दूसरा नाम है जिसे हम बोलते हैं सप्त पैगोड़ा। तो सप्त पैगोड़ा, सप्तरथ मंदिर, या इन्हीं को बोलते हैं एकाश्म मंदिर। तो एकाश्म मंदिर याद रखिएगा कौन से हैं, यही सप्त पैगोड़ा की बात हो रही है। इन मंदिरों का निर्माण करवाया था महान पल्लव शासक, याद रखिएगा, और जिनका नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम को लोग प्यार से बोलते थे क्या, मामल्य, जनरली महामल्य कहते थे, उन्हीं के नाम से ये सब है मामल्य शैली में। तो मामल्य शैली का जनक कहा जाता है नरसिंह वर्मन को। और ये सारे के सारे मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं, मामल्य शैली के। और अब आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा रथ, सप्तरथ मंदिर, जिनमें सबसे बड़ा है भीम रथ, सबसे बड़े हैं धर्मराज रथ मंदिर, उसके बाद भीम रथ मंदिर, उसके बाद अर्जुन रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर, द्रौपदी रथ मंदिर, वल्लई कुट्टई रथ मंदिर, पिडारी रथ मंदिर और गणेश रथ मंदिर। इस प्रकार ये रथ मंदिर फेमस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशन द्वितीय, इनका नाम देख लीजिए, बहुत ही फेमस है, पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कुंड का खिताब हासिल किया था। याद रखिएगा, दक्षिण भारत का एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, इस साल प्री में ये आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, वो कोई और नहीं महानतम पल्लव शासक नरसिंह वर्मन है। इनके 2 नाम ही तो फेमस हैं, एक इनका घर का नाम है महामल्ल अर्थात महाबली, इसी नाम से एक नगर बसा है जिसे बोलते हैं महाबलीपुरम, जहां रथ मंदिर बने हैं। और दूसरा ये वाला खिताब है जिसे कहते हैं बातापी कोंड। बातापी जो इनकी राजधानी थी, वो कोंड का मतलब होता है विजेता, अर्थात बातापी को जीतने वाला। तो बातापी को जीतने वाला कौन था, महानतम पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम इतने शक्तिशाली थे कि आप पूछे मत, महाबली इसीलिए उनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल युग प्रसिद्ध था, ये हमारे एमपीपीएससी का
एमबीपीएससी और चोलों का जो गहरा नाता है ना, हर एमबीपीएससी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट समझता है। चोलों और एमबीपीएससी के लिए एक ही क्वेश्चन बना है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना। वो है ग्रामीण सभाएं, या इसे बोलते हैं इनका स्थानीय स्वशासन। चोल, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा भारतीय इतिहास में 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है अपने ग्रामीण प्रशासन के लिए या स्थानीय स्वशासन के लिए, अपनी ग्रामीण सभाओं के लिए। ये क्वेश्चन आपको न जाने कितने एग्जामों में हर बार मिल जाएगा, हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है। 3 चीजों के लिए फेमस है, एक ये है, दूसरा है कांस्य प्रतिमा यानी ब्रोंज मेटल, जिसमें याद रखिएगा नटराज की मूर्ति सबसे ज्यादा फेमस है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपको बताना है, वो है भारत में सबसे शक्तिशाली नौसेना। सबसे शक्तिशाली नौसेना के लिए कौन सा राजवंश जाना जाता है, तो याद रखिएगा पूरे इंडोनेशिया तक जीत दर्ज कर ली थी, संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था चोलों ने। बहुत इंपॉर्टेंट, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण प्रशासन। और इसकी डिटेल में जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है, वो है उत्तर मेरुर अभिलेख, जो कि परांतक का है। उत्तर मेरुर अभिलेख में चोलों के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी मिलती है, याद रखेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों, चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा या रचना माना जाता है? देखिए, विश्व में सबसे श्रेष्ठतम प्रतिमा या रचना ऐसी कौन सी है जो चोल काल में बनी, तो चोल काल में बनी है कांसे की मूर्तियां यानी ब्रॉन्ज स्टैच्यू, और उनमें सबसे श्रेष्ठतम है वो है हमारे सबके प्रभु महादेव का नाचता हुआ स्वरूप यानी नटराज। याद रखेगा, नटराज की मूर्ति चतुर्भुज रूप में है, और याद रखेगा ये मूर्ति अगर कभी पूछा जाए किस चीज को प्रदर्शित करती है, तो शिक्षक को प्रदर्शित करती है, क्योंकि भगवान शिव नाचते हुए आपको नृत्य सिखा रहे हैं। तांडव जो वो कर रहे हैं, जिसे हमने नृत्य कहा है, तांडव से ही नृत्य का जन्म होता है। तो चोल काल की सबसे बेहतरीन कांस्ययुगीन प्रतिमा में नटराज की मूर्ति है, जो चतुर्भुज रूप के लिए प्रसिद्ध है। और अगर ये पूछा जाए ये प्रतिमा किस चीज को प्रदर्शित करती, तो वो शिक्षक है, क्योंकि वो हमें सिखा रहे हैं नृत्य के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहां हुआ है? ये मैंने आपको बताया था। ये भी देखिए स्टेट पीसीएस के सीधे सीधे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आपको मिलेंगे। याद रखिएगा, आपको बताना है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है, और इसका आंसर हम देंगे ऐहोल उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख जो कि हमको मिला है कहां से, कर्नाटक के शहर ऐहोल से मिला है। दूसरा, ये पुलकेशन द्वितीय का है, जिसे हम चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड कहते हैं, पुलकेशन सेकंड का है, याद रखिएगा। तीसरा, इसके जो लेखक हैं उनका नाम रवि कीर्ति है, जिन्होंने इसको लिखा है, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की है, और रवि कीर्ति ने इसकी रचना की है, ये संस्कृत भाषा में है। और इस अभिलेख में हमने कल बताया था आपको कि इस अभिलेख में जब रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय को संस्कृत में तारीफ करते हैं कि पुलकेशन ऐसा था, पुलकेशन वैसा था, पुलकेशन की तारीफ करते करते वो लास्ट में लिखते हैं कि इस अभिलेख को लिखने के बाद मैं वही यश और कीर्ति प्राप्त करूंगा जो कि यश किसको प्राप्त था, जो कि कालिदास और भारवी को प्राप्त था। तो इस अभिलेख में कालिदास और संस्कृत के एक और महान कवि भारवी का उल्लेख है, और कालिदास और भारवी से स्वयं तुलना करते हैं। वो स्वयं मतलब कौन तुलना करता है, रवि कीर्ति तुलना करते हैं कि मुझे ये अभिलेख लिखने के बाद संस्कृत में वही यश प्राप्त होगा जो जो कालिदास को प्राप्त है और भारवी को प्राप्त है। कर्नाटक से मिला है, पुलकेशन सेकंड का है, और ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, ऐहोल। त्योहारों का शहर किसे कहते हैं, मदुरा। नेक्स्ट, गंगे कोण चोलपुरम, ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो गंगे कोण चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? महानतम शासक, चोलों का सबसे महानतम शासक, जिसने चोलों की प्रसिद्धि बहुत ही ज्यादा कहे, ठीक है। तो चोल वंश का या चोलों का, ये चोलों का सबसे महान शासक था, चोलों का सबसे महान शासक था, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम की कई उपलब्धियां हैं, जिसमें उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय जो है वो है
सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 3 मानी जाती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है जो उन्होंने कडारम साम्राज्य को जीता था। ये कडारम साम्राज्य वहां है जहां आज इंडोनेशिया है, और इन कडारम साम्राज्य के उन्होंने जावा, सुमात्रा, मलाया आदि द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, और वहां के राजा थे विजयो तुंगबर्मन, जिनको पराजित कर दिया था। उनकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, याद रखिएगा, संपूर्ण श्रीलंका को जीतना। संपूर्ण श्रीलंका को जीतकर वहां के राजा को अपने राज्य में बंदी बना लिया, ठीक है। इसके अलावा तीसरी महान विजय थी जिसका नाम है बंगाल विजय, और बंगाल विजय ही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बंगाल विजय का उद्देश्य गंगा के पवित्र जल को लाना था, यानी गंगा के क्षेत्र को जीतना था, और गंगा के क्षेत्रों को जीतने के पश्चात उन्होंने अपने नाम के आगे एक शब्द लगाया, वो शब्द था गंगे कोंड चोलपुरम। गंगे कोंड का मतलब होता है गंगा के क्षेत्रों को जीतने वाला, गंगे कोंड चोल का मतलब है वो चोल जिसने गंगा के क्षेत्रों को जीता, और इसी नाम में अगर पुरम लगा देंगे तो गंगे कोंड चोलपुरम का मतलब है गंगे कोंड चोल के नाम से प्रसिद्ध नगर। इस नाम से नगर बसाया, इस नाम से उपाधि ली, इस नाम से एक शिव मंदिर बनवाया, और इसी नाम से मिलता जुलता एक तालाब भी उन्होंने अपनी राजधानी में स्थापित करवाया था। तो ये थे हमारे महानतम राजेंद्र वन चोल शासक, जिन्हें इतिहास में पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता है। तो किस चोल शासक को पंडित चोल कहते हैं? राजेंद्र वन। गंगे कोंड चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम। चोल गंगम तालाब, आप इस तरह का कोई भी प्रश्न देखो इस तरह का, आपका आंसर हमेशा राजेंद्र वन होना चाहिए, कोई और हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील यानी चोलों की झील बना दिया, चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया, वह कौन था? तो याद रखिएगा, वह महानतम शासक जिसके समय में चोलों की नौसेना इतनी ज्यादा थी कि जब आप बंगाल की खाड़ी को देखते थे उसमें सिर्फ आपको चोलों की मुंडियां नजर आती थी, इसीलिए उसके शासनकाल में बंगाल की खाड़ी बन जाती है चोलों की झील, और उस महानतम शासक का नाम है राजेंद्र प्रथम। तो याद रखिएगा, किसके शासनकाल में बंगाल की खाड़ी चोलों की झील बन गई? तो वो है राजेंद्र प्रथम। इन्हीं के पास सबसे बड़ी नौसेना थी। तो सबसे बड़ी नौसेना किसके पास थी? याद रखिएगा, सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ी एवं सबसे शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? सबसे बड़ी एवं शक्तिशाली नौसेना के मालिक थे हमारे राजेंद्र वन। तभी तो इन्होंने इंडोनेशिया तक के क्षेत्रों को जीता, श्रीलंका के क्षेत्रों को जीता, मालदीव, मतलब कहां कहां नहीं गए। जितनी तारीफ करूं मैं कम है। दक्षिण भारत के नेपोलियन कह सकते हैं, चोलों के नेपोलियन कह सकते हैं। कभी पूछा जाए दक्षिण भारत का नेपोलियन, चोलों का नेपोलियन है दक्षिण भारत का वो राजा जिसका सबसे बड़ा साम्राज्य था, वो कोई और नहीं, दैट इज महानतम चोल शासक राजेंद्र वन। मैं दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा फैन अगर किसी व्यक्ति का हूं तो वो ये है। इसके बाद नरसिंह बर्मन है जिनके बारे में बातापी कोंड आपको बताया, इनकी तो मैं बात ही क्या कहूं, दीवाना हूं उनका, दीवाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ये आपका प्रश्न है, हो सकता है ऐसा ही प्रश्न आपको इस बार प्री में मिल जाए कि व्यापारियों की संस्था को दक्षिण भारत में क्या कहते थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों का एक ऑर्गेनाइजेशन था? तो उसके लिए एक शब्द है मणिग्रामम। मणि मतलब आप कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो, मणि मतलब होता है व्यापार की वस्तु है, मणि। मणिग्रामम मतलब मणि मतलब व्यापारियों की संस्था। तो मणिग्रामम जो है दक्षिण भारत में व्यापारियों की एक संस्था थी। अष्टदिग्गज तो आप परिचित ही होंगे, इसका राइट आंसर ये है। अष्टदिग्गज से तो आप परिचित होंगे, ये 8 तेलुगु कवि हैं, 8 तेलुगु कवि जो कि कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। विजयनगर के महानतम शासक कृष्णदेवराय, इनके दरबार में रहा करते थे कौन? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध लगभग हुआ था 949 एडी में, 949 एडी में हुआ था। ये युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया, चोल एवं राष्ट्रकूटा। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया। इस समय चोल राजा थे जिनका नाम था परांतक प्रथम, जिनका लड़का राजादित्य मारा गया था, और राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम था कृष्ण तृतीय। तो याद रखिएगा, कृष्ण तृतीय जिनकी जीत हुई थी वो कृष्ण तृतीय थे, और कौन की हार हुई थी? याद रखिएगा, चोल राजा की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद चोलों का इतिहास 30 साल के लिए अंधकार में चला गया था। यानी कृष्ण तृतीय जो कि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक थे, उन्होंने चोलों को इतनी बुरी तरीके से हराया तक्कोलम के युद्ध में कि चोलों का इतिहास 3 दशक यानी 30 साल के लिए अंधकार में चला गया।
तो वो थे कृष्ण तृतीय 949 में राष्ट्रकूटों ने चोलों को हरा दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक माना जाता है? तो वो कोई और नहीं है, वो है हमारे कम्मन। वैसे तो कम्मन कुट्टन भी फेमस हैं, लेकिन याद रखिएगा कम्मन ने तमिल भाषा में एक रामायण लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जिसे हम रामावतारम या रामायण भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रामायण भी हैं जिनका मैं जिक्र कर देता हूँ। एक है हमारी बाल रामायण। बाल रामायण भी बहुत प्रसिद्ध है, पूछा जाता है किसने लिखी है बाल रामायण, तो बाल रामायण के लेखक हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम है, संस्कृत के महान विद्वान है राजशेखर, जो कि कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के दरबार में रहते थे। इसके अलावा एक रामायण आपने सुनी होगी, वाल्मीकि की मूल रामायण जो है, रामायण जो कि संस्कृत भाषा में है, और ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, याद रखिएगा। और एक है सच्ची रामायण, या जिसे पेरियार की रामायण भी कहते हैं, सच्ची रामायण कहा जाता है, जो पेरियार ने लिखी है। पेरियार दक्षिण भारत यानी केरल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी। वाल्मीकि की रामायण है, बाल रामायण है। अब आपका सवाल होना चाहिए जो एमपीपीएससी में आएगी वो कौन सी है, लिख कर दे रहा हूं, एमपीपीएससी में आएगी बाल रामायण, लिख कर दे रहा हूं। और नहीं कौन सी आएगी, तो दूसरी आएगी तमिल रामायण, लिख कर दे रहा हूं। तीसरी आएगी तो कौन सी आएगी, ये वाली। अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित। 10 कुमार चरित संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और इस 10 कुमार चरित के लेखक हैं आचार्य दंडी। अब आचार्य दंडी कौन है, इनसे भी मिल लीजिए आप। आचार्य दंडी का संबंध है पल्लव शासक से, याद रखिएगा, एक पल्लव शासक है, और उन पल्लव शासक का नाम था राज सिंह। क्या नाम था, याद रखिएगा, राज सिंह, या लोग इनको कहते हैं नरसिंह वर्मन। नाम नरसिंह वर्मन ही है, लेकिन नरसिंह वर्मन वन नहीं है, ये नरसिंह वर्मन सेकंड है। नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहने वाले एक महानतम लेखक थे आचार्य दंडी, जिन्होंने संस्कृत भाषा में 10 कुमार चरित की रचना की है, जिसमें अलंकारों के बारे में और तमाम चीजों के बारे में बताया गया है। ये जो हमारे भैया है ना नरसिंह वर्मन सेकंड, इनका घर का नाम या उपनाम जो है, उपनाम राज सिंह था। लोग इन्हें राज सिंह बुलाते थे, या राज सिंह नहीं बुलाते थे तो क्या बुलाते थे, याद रखिएगा, राज सिंह का मतलब है राजाओं में जो शेर की तरह हो। और इन्होंने जो है, याद रखिएगा, क्या बनवाया था, कांची, आपने सुना ही होगा कांची। तो कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। तो कांची का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर दो हैं, एक एलोरा का एक कांची का, वो इन्होंने बनवाया था। क्योंकि लोग इनको प्यार से क्या बुलाते थे, राज सिंह, इसीलिए मंदिर जिस शैली में बना है, जिस शैली का ये उदाहरण है, वो है राज सिंह शैली। तो मंदिर निर्माण की राज सिंह शैली का जनक किसे कहा जाता है, मंदिर निर्माण की राज सिंह शैली का जनक। और ये जो एग्जाम्पल है वो राज सिंह शैली का ही बना हुआ है। तो कांची के प्रसिद्ध राज सिंह शैली और कांची के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा, कैलाश मंदिर का, वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें हम राज सिंह के नाम से जानते हैं। नरसिंह वर्मन महाबलीपुरम के रथ मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कुमार संभवम महाकाव्य। ये तो आप अच्छे से परिचित हैं। कुमार संभवम महाकाव्य, याद रखिएगा, किसका है, किसका रास्ता देखे ए दिल हर जाई। कालिदास ने दो महाकाव्य लिखे हैं। कालिदास ने दो महाकाव्य लिखे, एक ये है और एक का नाम है रघुवंशम। सवाल ये उठता है, इसमें भगवान राम के जन्म की कहानी है, राम की कथा है, राम के जन्म की कथा है दशरथ जी से। तो याद रखिएगा ये भी महाकाव्य है रघुवंशम। और कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय की जन्म की कहानी है, कुमार है, और कुमार कौन है, कार्तिकेय। तो कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा है, ठीक है। लेकिन ये जो जन्म कथा लिखते लिखते कालिदास थोड़ा बहक गए और भगवान शिव और पार्वती के अंतरंग पलों का वर्णन करने लगे। इस वजह से कालिदास को श्राप लगा, और कालिदास का कौन सा ग्रंथ आज के बाद पूछा जाए अधूरा ग्रंथ है, तो वो है कुमार संभवम। क्यों, क्योंकि जब वो लिख रहे थे तो लिखते लिखते शिव और पार्वती के मिलन को बताते समय वो भूल गए कि वो माता पार्वती के बारे में बता रहे हैं, और उनको श्राप लगा और वो इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए, और फिर वो एक शब्द भी नहीं लिख पाए। कालिदास जैसा महानतम लेखक इसके बाद एक शब्द नहीं लिख पाया, वरना हम इन्हें क्या कहते हैं, संस्कृत का महाकवि। तो लिखते समय आपको याद रखना है, संस्कृत का महाकवि किसे कहा जाता है, और याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास।
और संस्कृत का महाकवि किसे कहते हैं? कालिदास। कालिदास का कौन सा ग्रंथ अधूरा है? दैट इज कुमार संभवम। इसके अलावा कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, एक है अभिज्ञान शकुंतलम, एक है विक्रमोर्वशीयम और एक है जिसे बोलते हैं मालविका अग्निमित्रम। कालिदास ने 2 खंड काव्य लिखे हैं, एक का नाम है ऋतु संहारम जिसमें 5 ऋतुओं का वर्णन किया है और ऋतुओं का राजा वसंत को कहा है, और एक है जिसे बोलते हैं मेघदूतम। मेघदूतम मेरी फेवरेट है क्योंकि इसमें एक, आगे बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पनो। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पनो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालती है? ये भी एक अच्छी पुस्तक है, एग्जाम में आने लायक है, हो सकता है इस साल आए, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर है मिनांडर। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में, मिनांडर को पाली भाषा में या बौद्ध साहित्य में मिनांडर का नाम है मिलिंद, याद रखिएगा। और ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं, जिस पुस्तक का नाम मिलिंद-पनो है, वो लिखी है एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम है नागसेन, और इस नागसेन नामक जो बौद्ध भिक्षु है उन्होंने ये पुस्तक लिखी पाली भाषा में, और इस पुस्तक में मेनांडर और नागसेन की बौद्ध वार्ता है, याद रखिएगा। मेनांडर के बहुत सारे सवाल थे, बौद्ध धर्म के बारे में वो जानना चाहता था, इसीलिए मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध वार्ता की। केबीसी देखी, बेसिकली केबीसी है ये, जिसमें प्रश्न किसके, मेनांडर क्या करता था, मेनांडर क्वेश्चन करता था, नागसेन इधर से क्या देते थे, नागसेन इधर से देते थे आंसर। तो क्वेश्चन एंड आंसर खेल रहे थे, तो एक किताब लिख गई बाद में जिसका नाम है मिलिंद-पनो। मिलिंद-पनो का शाब्दिक अर्थ होता है, मिलिंद मतलब मेनांडर, पनो मतलब प्रश्न। तो मिलिंद-पनो के प्रश्न पाली भाषा में है, और मेनांडर नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लेता है, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो पहला यूनानी शासक जिसने बौद्ध धर्म अपनाया उसका नाम भी मिनांडर था, मिनांडर। मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के बालाघाट से मिले हैं। मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश के किस शहर से मिले हैं? बालाघाट से सिक्के मिले हैं, और भरूच से मिले हैं जो गुजरात में है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है, ये भी कितना बेहतरीन प्रश्न है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका जो है वो किस पर आधारित है? आपको होता है ना, पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, या लास्ट में दे रखा है मेसोपोटामिया ज्योतिर्विद्या पर। तो मैंने कई बार इस प्रश्न का जिक्र अपनी पुस्तक में अपने पढ़ाते समय किया है कि ये जो पुस्तक है वो यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, बेहद फेमस है, ज्योतिष का ग्रंथ है साथियों। किसका ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। और वराहमिहिर, याद रखिएगा, वराहमिहिर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के कायथा में, इनका जन्म हुआ था। कायथा उज्जैन में है और बहुत फेमस है, जिसे प्राचीन काल में काफित्य नगरी के नाम से जाना जाता था। वराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त सेकंड के राज ज्योतिषी थे, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड थे उज्जैन के, चंद्रगुप्त सेकंड के राज ज्योतिषी थे, उनका भविष्य बताते थे। और इस पुस्तक को उन्होंने यूनानी ज्योतिष पर लिखा था। देखिए, गार्गी संहिता, पंच सिद्धांतिका, इन सभी किताबों में यूनानियों के बारे में लिखा है। और इन पुस्तकों में 2 बातें खास लिखी। इन्होंने लिखा कि यूनानी यानी ग्रीक यानी इंडो ग्रीक यानी यूनानी, इंडो ग्रीक यूनानी मलेच्छ थे। मलेच्छ मतलब विदेशी थे। वो लिखते हैं कि यूं तो ये मलेच्छ थे और हमारे शत्रु थे, परंतु इस क्षेत्र में अगर अगर भारतीय लोगों के लिए कोई वंदनीय है ज्योतिष के क्षेत्र में, तो वो यूनानी है, यानी ग्रीक लोग हैं, क्योंकि यूनानियों ने भारत को ज्योतिष दिया है। जितने भी कैलेंडर चलाने की प्रेरणा है यूनानियों ने दी है। सप्ताह में 7 दिन का कॉन्सेप्ट यूनानियों ने दिया है, याद रखिएगा। जो राशियां हैं वो यूनानियों ने दी हैं। 7 महाद्वीप का कॉन्सेप्ट यूनानियों ने दिया है। 7 रंग का कॉन्सेप्ट यूनानियों ने दिया है। ये 7 दिन का कॉन्सेप्ट यूनानियों ने दिया है। तो 7 दिन का, 15 दिन का, कैलेंडर का, राशियों का, ये पूरा का पूरा जो एक ज्योतिष का सिस्टम है वो सब यूनानियों की देन है। तो यूनानियों के हम ऋणी हैं, याद रखिएगा, किस क्षेत्र में? ज्योतिष के क्षेत्र में। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसलिए यूनानी ज्योतिर्विद्या पर यह पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सौदरानंद। सौदरानंद का मतलब होता है एक ही उदर से उत्पन्न होने वाला। संस्कृत में सहोदर कहते हैं, पाली भाषा में सौदरानंद कहते हैं, या ऐसे समझ लो। सौदरानंद का मतलब है भगवान बुद्ध के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था आनंद। आनंद बौद्ध धर्म कैसे ग्रहण करते हैं, बुद्ध के शिष्य कैसे बनते हैं, उसी के बारे में ये पुस्तक है सौदरानंद। और इस पुस्तक को लिखा है एक महानतम लेखक ने जिनका नाम अश्वघोष है। अश्वघोष की 4 किताबें आपको बताता हूँ। सौदरानंद, दूसरी जो सबसे प्रसिद्ध है उसका नाम बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र जिसे हम बौद्धों की रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, याद रखिएगा, बौद्धों की रामायण। किस पुस्तक को बौद्धों की रामायण कहा जाता है? तो बौद्धों की रामायण कहते हैं बुद्ध चरित्र को। इसके अलावा उन्होंने लिखी सौदरानंद, इसके अलावा उन्होंने लिखी है सारिपुत्र प्रकरण।
तो सारीपुत्र प्रकरण किसकी पुस्तक है? सारीपुत्र प्रकरण भी जो है वो अश्वघोष की पुस्तक है। इसके अलावा अश्वघोष ने लिखी है वज्र सूची। वज्र सूची में क्या है? तो वज्र सूची में जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई है। किसकी? जाति प्रथा की तीव्र आलोचना की गई, यानी इस समय जाति प्रथा थी और जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाली पुस्तक जो है वो वज्र सूची है, जो कि किसने लिखी है? याद रखिएगा, अश्वघोष ने लिखी। आखिर ये अश्वघोष है कौन? याद रखिएगा, अश्वघोष कनिष्क के दरबारी साहित्यकार या कनिष्क के दरबारी कवि थे। तो कनिष्क के दरबारी कवि का नाम क्या था? अश्वघोष, जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी, जिनमें उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है बुद्ध चरित्र, सौदरानंद प्रकरण, सारीपुत्र प्रकरण, वज्र सूची। याद रखिएगा, ये है हमारे अश्वघोष। अगला प्रश्न है नागानंद। ये प्रीसियस प्री में आई है और इस साल आए तो अच्छा होगा, मगर ये हो ना सका। हो सकता है इस साल हो, तो मैं कहूंगा कि तुम जो आए हो तो क्या बात है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, बता दूं तीनों जानकारी के लिए आपको नाटक हैं, और इन नाटकों का लेखक कोई और नहीं है, सम्राट हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन ने इन तीनों नाटकों को लिखा था, इसीलिए हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा सम्राट है जिसे साहित्यकार सम्राट कहते हैं? तो वो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम सम्राट था। तो हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम सम्राट, उत्तर भारत का अंतिम सम्राट किसे कहते हैं? हर्षवर्धन को कहते हैं। और हर्षवर्धन की कैपिटल का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन की कैपिटल का नाम कन्नौज था। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट है, जिन्होंने उसके चरित्र पर एक किताब लिखी जिसे हर्ष चरित्र कहते हैं। इसके अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी की भी रचना की है। कादम्बरी और हर्ष चरित्र बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? इस प्रश्न का आंसर तो इस देश का बच्चा बच्चा दे सकता है, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जिस पुस्तक की आलोचना हुई, जिस पुस्तक को जलाने की मांग की गई, जिस पुस्तक को, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? वो है मनुस्मृति, और मनुस्मृति के लेखक हैं मनु। इसलिए भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु, क्योंकि मनु ने जो किताब लिखी उसका नाम था मनुस्मृति, और मनुस्मृति मानी जाती है कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक। तो कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है? याद रखिएगा, कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक है मनुस्मृति, और इसीलिए कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति है, इसीलिए मनु को पहला विधि निर्माता कहा जाता है। वर्तमान विधि बनाया है डॉक्टर अंबेडकर ने, इसलिए डॉक्टर जो अंबेडकर हैं, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहते हैं। तो किस व्यक्ति को आधुनिक मनु कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने आधुनिक कानून बनाया है, जबकि प्राचीन कानून के निर्माता हैं मनु। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी। शुंग काल में ये लिखी गई है, और इसी पुस्तक में लिखा है, क्या लिखा है इसी पुस्तक में? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति में याद रखिएगा बाल विवाह का वर्णन है, कि बाल विवाह होना चाहिए, बाल विवाह सही है। मनुस्मृति में सती प्रथा का उल्लेख है कि सती प्रथा सही है, सती प्रथा होना चाहिए। मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों की चर्चा है कि 7 प्रकार के दास होते हैं। मनुस्मृति में बहुत सारी चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मत्स्य विलास प्रसन्न। ये भी एमबीबीएससी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं आज, 25 करेंगे कल, संडे को लेंगे मैराथन। ठीक है, तो मत्स्य विलास प्रसन्न का लेखक कौन है? मत्स्य विलास प्रसन्न का लेखक है महेंद्र वर्मन प्रथम। ये महेंद्र वर्मन प्रथम कोई और नहीं, ये है महान पल्लव शासक, और महान पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के पिता हैं, जिन्होंने, याद रखेगा, महेंद्र वर्मन प्रथम ने किताब लिखी है जिसका नाम मत्स्य विलास प्रसन्न है। इस पुस्तक में बेसिकली याद रखिएगा कपालिकों कपालिकों एवं भिक्षुओं पर व्यंग्य किया गया है। कपालिकों एवं भिक्षुओं जो भिक्षा मांगते हैं उन पर व्यंग्य किया गया है। कहने का मतलब ये एक हास्य नाटक है। मत्स्य विलास प्रसन्न एक हास्य नाटक है। मत्स्य विलास बेसिकली टाइटल भी था महेंद्र वर्मन का, जो कि पल्लव शासक है। महेंद्र वर्मन कौन थे? महेंद्र वर्मन एक पल्लव शासक थे, याद रखिएगा, जिन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। आर्यभट्ट कौन थे? भारतीय राजनीतिक थे, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे, भारतीय संस्कृत के विद्वान एवं कवि थे। इनमें से कोई नहीं थे। जी हाँ, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वो एक महानतम गणितज्ञ। याद रखिएगा, जो समय गणितज्ञ होता था वो खगोलीय गणनाएं भी करता था, इसीलिए याद रखिएगा आर्यभट्ट कहाँ के थे? याद रखिए, आर्यभट्ट पटना के निवासी थे, नंबर 1। नंबर 2, गुप्त काल से इनका रिश्ता है, गुप्त काल से इनका संबंध है। नंबर 3, इन्होंने दशमलव पद्धति, यानी दशमलव जो सिस्टम है, दशमलव पद्धति,
और पाई का मान दिया था। इसके अलावा इनकी एक किताब है जिसका नाम सूर्य सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने बताया है कि सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं और सूर्य केंद्र में है और यही वास्तव में सत्य बात है। इसके अलावा इन्होंने एक किताब और लिखी जिसका नाम आर्यभट्टियम है। तो आर्यभट्टियम किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की है। सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक है? आर्यभट्ट की है। और कमाल की बात तो यह है कि सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भी सही जानकारी किसने दी है? तो सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताने वाले भी कोई और नहीं, तो वो थे हमारे आर्यभट्ट याद रखिएगा, पटना के निवासी थे, महान गणितज्ञ और खगोलज्ञ के तौर पर भारतीय इतिहास में फेमस है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति संबंधित है किससे? याद रखिएगा, कानून आज है लेकिन उस समय से सामाजिक व्यवस्था कहते थे, तो मनुस्मृति का संबंध मुख्यतः किससे है? सामाजिक व्यवस्था, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग के बारे में बताया गया है। स्त्रियों का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, सबके कर्तव्यों को डिफाइन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है गीत गोविंद। मुझे लगता है इस बार एमपीपीएससी में आना चाहिए, बहुत ही फेवरेट पुस्तक है, जयदेव की है। पूछा गया है जयदेव किसकी सभा को सुशोभित करते थे? वो हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन से मिल लीजिए कौन है? लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक है। इसके बाद बंगाल में मुसलमानों का शासन हो गया था, बख्तियार खिलजी ने इन्हीं को हराया था। बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे, याद रखिएगा। इनकी राजधानी लखनौती थी। राजधानी का नाम क्या था? लखनौती। इन्हीं के समय याद रखिएगा बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो इन पर किसने हमला किया था? बख्तियार खिलजी ने। इसके अलावा इनकी सभा में कुछ लोग रहते थे जिनका नाम जयदेव था, एक का नाम धोई था और एक का नाम हलायुद्ध था। ये तीन महान विद्वान इनके सभा में रहते थे। तीनों महान विद्वानों ने, याद रखिएगा, कुछ किताबें लिखी हैं। जो इनके दरबार में रहते थे उन्होंने कुछ किताबें लिखी, उनके नाम क्या है? जयदेव ने लिखी है, जो इसमें पूछी गई है वो है गीत गोविंद। गीत गोविंद यानी गोविंद के गीत, ठीक है। इसके अलावा धोई ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पवन दूतम है, और ब्राह्मण सर्वस्व की रचना हलायुद्ध ने भी की है। तो ब्राह्मण सर्वस्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? हलायुद्ध ने लिखी है, हलायुद्ध, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसी के समय बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर हमला करके जो है बंगाल को नष्ट कर दिया और बंगाल में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। हालांकि सेन वंश में जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे महान था विजय सेन। विजय सेन का एक अभिलेख हमको मिला है जिसे बोलते हैं देवपोड़ा अभिलेख। देवपोड़ा अभिलेख किस शासक का था? याद रखिएगा, भगवान शिव का उपासक था। देवपोड़ा अभिलेख है और ये विजय सेन सेन वंश के सबसे महानतम शासक हैं। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। सेन वंश का सबसे महानतम शासक विजय सेन था, जो शिव भक्त था, जिसने देवपोड़ा अभिलेख जिसका हमें मिलता है, जिसने एक शिव मंदिर बनवाया, उसकी दीवार पे बना हुआ है। लक्ष्मण सेन अंतिम शासक थे। आज का आखिरी प्रश्न है प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो वो कौन सा ग्रंथ है? थोड़ा जल्दी हमको बताना है, और जितना जल्दी आप बताओगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, 25 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। वैसे तो बहुत सरल है, और क्योंकि अब हमारा समय हो रहा है और इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, तो देखिए, सबसे ज्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवादित पुस्तक का नाम पंचतंत्र है। पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है, आप सब जानते हैं। और याद रखिएगा, विष्णु शर्मा ने ये पुस्तक किस काल में लिखी है? उस काल का नाम गुप्त काल है। तो गुप्त काल में ये पुस्तक लिखी गई है। और क्या है इस पुस्तक में? तो याद रखिएगा, इसमें जो है नैतिक शिक्षाएं हैं। क्या है इसमें? नैतिक शिक्षा है। और इसमें एक सबसे प्रसिद्ध है चालाक लोमड़ी की कहानी। नैतिक शिक्षा है और एक चालाक लोमड़ी की कहानी भी हमें पंचतंत्र में मिलती है। और इस चालाक लोमड़ी का साक्ष्य हड़प्पा में हमको मिलता है लोथल से। ठीक है, तो आज के लिए हमने ये 25 प्रश्नों को देखा। बाकी के 25 प्रश्न मैं आपको कल बताऊंगा। संडे को हम लेंगे मैराथन सीरीज, जिसमें हम लोग यूनिट 1 एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। याद रखिएगा, शाम को 6:30 बजे, 22 मार्च संडे। संडे स्पेशल है मेरी मैराथन, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ना है। और आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।